हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल एक बड़ा टॉपिक है जिसको मैं मतलब डिटेल में कवर करूँगा, ठीक है। और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल लॉन्ग पीरियड कॉन्सेप्ट है, ये बात याद रखनी है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल को हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लॉन्ग पीरियड में आता है उसके क्या कारण होते हैं, यही कारण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच इंक्रीजिंग द स्केल ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी। ये कहता है कि जैसे जैसे आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी को बल्क में बनाओगे वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा, और उसके क्या वजह होंगी वो डिस्कस करते हैं। इट कैन बी डिस्कस्ड ब्रॉडली अंडर टू हेडिंग्स। सबसे पहले आ जाता है इंटरनल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज क्या होती हैं? दीज इकोनॉमीज अराइज ड्यू टू चेंज इन द साइज ऑफ फर्म। क्या पता हमने साइज ऑफ फर्म बढ़ा लिया है, साइज ऑफ प्लांट बढ़ा लिया है। एंड आर अवेलेबल टू दैट फर्म ओनली, मतलब ये वो फैक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर फर्म को ही अवेलेबल होते हैं। इसको फर्म स्पेसिफिक भी कह सकते हैं। इट कैन बी फर्दर डिस्कस्ड अंडर टू हेडिंग्स। इसके फिर हेडिंग आ जाती है इसमें, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है रियल इकोनॉमीज। रियल इकोनॉमीज क्या होती हैं? इट डील्स विद रिडक्शन इन द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट, रॉ मटेरियल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रियल इकोनॉमीज में वो सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से आपका क्वांटिटी ऑफ इनपुट या रॉ मटेरियल की कंजम्पशन कम हो जाती है। इसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं? इट इंक्लूड्स, फिर फर्दर आ जाओ, नंबर 1 लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज का मतलब है लेबर स्पेशलाइज्ड है, अपना अच्छा काम करता है और एफिशिएंसी से काम करता है। तो इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज स्पेशलाइजेशन। इट मीन्स टू परफॉर्म वन टास्क बाय वन पर्सन रिपीटेडली विच मेक्स द लेबर हाईली एफिशिएंट इन हिज और हर परफॉर्मेंस। तो ये कहते हैं कि जब भी डिवीजन ऑफ लेबर होती है तो एक ही बंदे को एक सेम काम लगातार देते रहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर में वो काम कर करके अपना एक्सपर्ट हो जाता है, स्पेशलाइज हो जाता है और उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट आ जाता है टेक्निकल इकोनॉमीज, और इंडिविजिबिलिटी भी इसको कहते हैं। तो टेक्निकल इकोनॉमीज क्या कहता है? इट डील्स विद फिक्स कैपिटल दैट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड प्लांट्स। तो हम टेक्निकल इकोनॉमीज के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो फिक्स्ड कैपिटल की बात कर रहे हैं जिसमें मशीन्स एंड प्लांट्स आ जाते हैं। टेक्निकल इकोनॉमीज अराइज मेनली फ्रॉम इंडिविजिबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो इंडिविजिबिलिटी ऑफ कैपिटल होती है। अब ये इंडिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? इंडिविजिबिलिटी मीन्स दैट मशीनरी इज अवेलेबल ओनली इन मिनिमम साइजेज। जैसे आपने मशीन खरीदनी है कोई, तो मशीन को आधे आधे में थोड़ी ना आप खरीद सकते हो। मशीन की तो इंडिविजिबिलिटी है, वो डिवाइड ही नहीं हो सकती, ठीक है। और इन डिफरेंट रेंजेस और साइजेस। जब भी आप एक मशीन लेके आओगे तो वो बड़ी मशीन आएगी, ज़रूरी तो नहीं है कि आधी मशीन से ही काम चलेगा। अब जैसे कई काम है वो पूरी की पूरी मशीन से ही चलेंगे, उनके हाफ कैपेसिटी वाली मशीन से वो काम ही नहीं कर पाएंगे। Effective utilization of equipment demands a high volume of production which only large scale firms are able to afford। तो ये कहता है बड़ी मशीनें जो बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं तभी वो माल बल्क में बनाती हैं, और बल्क में बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है? टेक्निकल इकोनॉमीज कैन बी डिस्कस्ड फर्दर अंडर 3 हेडिंग्स। तो इसके अंदर सबसे पहली हेडिंग आ जाती है इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन। इट मीन्स क्या होता है ये? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ प्लांट। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो साइज ऑफ प्लांट मतलब फैक्ट्री का साइज प्लस बड़ी बड़ी मशीनें इन जो है वहाँ पे मतलब लाती हैं और उनसे काम कराती हैं, जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट एसी है, एवरेज कॉस्ट ऑफ लार्ज मशीन इज़ लेस बट देयर एवरेज रिटर्न इज़ मोर। तो जब बल्क में काम करेंगे बड़ी बड़ी मशीनों से उनकी कॉस्टिंग तो कम होगी और रिटर्न बहुत ज़्यादा होगा, जिसको इकोनॉमीज ऑफ इंक्रीज डायमेंशन कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ लिंक्ड प्रोसेस। A firm producing on large scale undertakes all processes from the production of raw material to the finished product, even its distribution all by herself। जितनी बड़ी मशीन लगाओगे उतना ही काम वो ऑटोमेटिक तरीके से करेगी, जो कि मैनुअल कम से कम करना होगा। रॉ मटेरियल को लेके चिप्स मान लो आलू लेगी, धोएगी, काटेगी, फ्राई करेगी, पैक पूक करके फाइनल निकाल देगी। तो इसमें बताया कि सारे के सारे लिंक्ड प्रोसेस होते हैं। जितनी बड़ी मशीन लगाओगे उतने लिंक प्रोसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से टाइम सेव होगा और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन भी सेव होएगी। ये तो नहीं ना, अब आप खुद सोचो, अगर मान लो एक गाड़ी की एग्जांपल लेता हूँ, आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे देखते हो कि गाड़ियाँ कैसे बनती हैं। अगर गाड़ियाँ बने कहीं, पेंट होने कहीं जाएँ, इंजन फिटिंग के लिए कहीं जाएँ, तो ट्रांसपोर्टेशन में ही टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो ये सारा का सारा एक ही असेंबली लाइन बनती है जिसमें सारा का सारा काम होता है। इस वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बच जाती है और टाइम भी बच जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट। इसके अंडर क्या होता है? फर्म्स प्रोड्यूस
ऑन लार्ज स्केल डू नॉट थ्रो अवे द वेस्ट मटेरियल। जो भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाली कंपनियां होती हैं, जितना भी जो वेस्टेज बनता है उसको फेंकती थोड़ी ना, रैदर दे प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट आउट ऑफ देम एंड दस सप्लीमेंट देयर इनकम। तो जैसे एक कहावत है, आम के आम गुठलियों के दाम, तो वो क्या करती हैं, जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है उसका भी कुछ ना कुछ कर लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर आप नॉन वेज है तो मुझे माफ़ करना, मतलब वेजिटेरियन है तो मुझे माफ़ करना, नॉन वेज की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो नॉन वेजिटेरियन जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, वो जितने भी वो एनिमल के हिस्से जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होते या ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करना नहीं पसंद करते, उसकी पेडिग्री बना लेती हैं ताकि डॉग्स खा लेंगे, या कैट फीड बना लेते हैं। तो ऐसे ही तो होता है, वो थोड़ी ना चाहेंगे कि उनकी वेस्टेज हो। ठीक है, तो इकोनॉमीज ऑफ यूज़ ऑफ बाय प्रोडक्ट मतलब जो उनका वेस्टेज है उसका भी यूज़ करके कुछ ना कुछ बना के बेचते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इन्वेंट्री इकोनॉमीज। तो इसमें आ जाता है बिग फर्म्स पोजेस लार्ज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास लार्ज स्केल रॉ मटेरियल होता है। व्हेन द रॉ मटेरियल आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड सोल्ड एट एग्जॉर्बिटेंट प्राइस, जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाती है तो काफ़ी हाई प्राइस चला जाता है। द फर्म्स हैज़ नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि वो बल्क में सामान खरीदते हैं और उनके गोडाउन में तो बल्क में रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर रॉ मटेरियल की मार्केट में कमी भी होगी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उनके पास एक अच्छी इन्वेंट्री रहती है। नेक्स्ट है सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमीज़। फर्म प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल इंजॉय सेवरल मार्केटिंग इकोनॉमीज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास सेवरल मार्केटिंग इकोनॉमीज होती हैं। जैसे कि लार्ज आउटपुट वाली कंपनी क्या कर सकती है, बड़े स्केल पे एडवर्टीजमेंट कर सकती है। फर्म कैन अपॉइंट इट्स ओन सोल डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑथोराइज डीलर्स एंड इकोनॉमीज ऑन अकाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो अपना एक डिपार्टमेंट खोल सकती हैं एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का, जो कि फर्दर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। अपने खुद के होलसेलर चूज़ कर सकती हैं, खुद का R&D कर सकती हैं एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो फिर फ़ायदा तो होगा ही उसका। नेक्स्ट है मैनेजरियल इकोनॉमीज़। मैनेजरियल इकोनॉमीज़ में क्या होता है, बिग फर्म्स कैन एंगेज एफिशिएंट एंड टैलेंटेड मैनेजर। जितनी बड़ी फर्म्स होंगी लॉन्ग टर्म में वो उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगी, उतनी अच्छे मैनेजर्स को अपॉइंट करेंगी जो टैलेंटेड, क्वालिफाइड और एफिशिएंट होंगे। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो भी मैनेजमेंट होती है उसके लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं। ईच डिपार्टमेंट इज़ हेडेड बाय एन एक्सपर्ट हु लुक्स आफ्टर द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द डिपार्टमेंट। तो हर एक डिपार्टमेंट का हेड जो मैनेजर बना दिया जाता है और वो सारा का सारा डिपार्टमेंट का ख्याल रखता है और जो उसमें खामियां होती हैं उनको ओवरकम करता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमीज़ में जो मैनेजर होंगे वो अच्छे होंगे तो कंपनी अच्छी चलेगी। तो इसमें वो सारे पॉइंट लिखने इकोनॉमीज़ में जिसकी वजह से कॉस्टें कम हो रही हैं और प्रोड्यूसर को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, आउटपुट बढ़ रही है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज़। तो बिग फर्म्स हैज़ इट्स ओन फ्लीट ऑफ ट्रक्स टू कैरी रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी उनके पास तो खुद के ट्रक होंगे और ट्रकों की लाइनें लगी होंगी। तो होगा क्या इससे, द फर्म ऑल्सो हैज़ इट्स ओन स्टोरेज एंड गुड फैसिलिटीज़। तो जो गुड की जो स्टोरेज एंड गुड फैसिलिटीज़ होंगी उनके पास, तो इसमें यही बताया हुआ है कि जो मतलब ट्रांसपोर्ट भी खुद का होगा और स्टोरेज भी खुद की होगी। इट कैन देयरफॉर स्टोर इट्स प्रोडक्ट्स व्हेन प्राइस इन द मार्केट इज़ नॉट फेवरेबल। अगर मार्केट में प्राइस लो चल रहा है तो वो अपने माल को स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हेल्प द फर्म सेल इट्स प्रोडक्ट हेल्प द फर्म टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट फेवरेबल टाइम एंड प्राइस। तो अगर उनके पास स्टोरेज अच्छी है तो जब भी उनको लगेगा मार्केट में प्राइस अच्छा है तो बेचेंगे, और अगर उनको ट्रांसपोर्ट खुद की है तो वो कहीं पे भी जाके भेज सकते हैं, क्योंकि खुद की जो गाड़ियाँ उन्हीं में तेल डलवाना है, किसी से रेंट पे तो नहीं ना लेनी ताकि वो भी डबल कमाएगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंड पॉइंट। ये जो सारे पॉइंट थे ये किसके अंडर आ रहे थे, ये सारे पॉइंट आ रहे थे रियल इकोनॉमीज़ के अंडर। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पॉज कर करके साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड आ जाता है पिकुनरी इकोनॉमीज। पिकुनरी इकोनॉमीज क्या होते हैं, दीज आर दोज इकोनॉमीज विच आर realized from paying lower prices for the factors used in production and distribution of the product due to bulk buying of the firm as its size increases। जब भी कंपनी का साइज़ बढ़ता रहता है तो जितने भी इनपुट्स कंपनी को चाहिए होते हैं उनको वो बल्क में बाय करती है। तो अगर किसी कंपनी ने रॉ मटेरियल खरीदना है और बड़ी कंपनी है और वो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदती है तो बल्क में खरीदेगी तो उसको सस्ते में पड़ेगा। ठीक है, फर्म्स प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल get raw material at low price since they have to purchase same at in large bulk। तो जब भी कोई कंपनी बल्क में खरीदेगी रॉ मटेरियल, क्योंकि उसने बल्क में सामान बनाना है तो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदेगी तो कंपनियां उसको सस्ता रॉ मटेरियल देंगी। तो पिकुनरी इकोनॉमीज कहते हैं कि बल्क में खरीदोगे तो आपको कॉस्टिंग कम पड़ेगी रॉ मटेरियल की। नेक्स्ट आ जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो इंटरनल इकोनॉमीज में वो सारे फैक्टर जो फर्म स्पेसिफिक है, मतलब कंपनी के विद इन है और कंपनी को फ़ायदा पहुँचा रही है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज।
These are available to all the firms in the industry when the scale of operation of industry as a whole expands. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को अवेलेबल होते हैं. तो जैसे जैसे काम फैलता है ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सबको अवेलेबल हो जाती है. Owing to overall expansion of the industry, new markets are explored, new ways of doing things are discovered, managerial techniques are improved, and many linked processes are developed. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टाइम बढ़ता है, नए नए काम करने के तौर तरीके आते हैं, तो वो तो सारी कंपनियों को पता लग जाते हैं, तो सारी कंपनियां इसको फॉलो कर सकती हैं. ऑल सच डेवलपमेंट्स टेंड्स टू जनरेट इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. और इन सब की वजह से जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए काम करने के तरीके, नए मैनेजरियल टेक्निक्स, ये सारे काम करने के तरीके, सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी सारी कंपनियों की जो उस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, और उनकी कॉस्ट कम करेगी. तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज इंक्लूड्स, एक्सटर्नल इकोनॉमीज में क्या क्या आ जाती हैं? इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो इकोनॉमीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या कहती है? व्हेन सेवरल फर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश देमसेल्फ एट वन प्लेस. अगर सारी की सारी कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां एक जगह पे सेटल हो जाती हैं, देन दे enjoy many benefits like availability of developed means of transport and communication, trained labor, बाय प्रोडक्ट्स का यूज़, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इन्वेंशंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. कहने की बात है कि एक ही जगह पे अगर सारी की सारी फैक्ट्री इकट्ठी हो रही हैं वहीं पे, तो वहाँ पे आसपास फैसिलिटीज़ बहुत मिल जाती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है, और जो उनको रॉ मटेरियल देने वाली फैक्ट्रियाँ वो भी आसपास खुल जाती हैं. तो इसका बड़ा बेनिफिट होता है. ऑल दीज फर्म्स हेल्प द फर्म्स टू डेवलप एंड प्रोग्रेस. तो एक दूसरे की हेल्प करके आगे जाती हैं, लेबर भी आसपास से मिल जाती है इन सबको. नेक्स्ट है इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हेन नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री इंक्रीजेज. जब भी किसी भी फर्म जो इंडस्ट्री है उसमें फर्म्स बढ़ जाती हैं, देन इट बिकम्स पॉसिबल फॉर देम टू हैव कंसर्टेड एफर्ट्स एंड कोलेक्टिव एक्टिविटीज़. तो जब नंबर ऑफ फर्म्स एक इंडस्ट्री में बढ़ जाती हैं तो वो कोलेक्टिव एक्टिविटीज़ कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल इंडिया में मारुति भी कंपनी है, सुजुकी भी कंपनी है. दोनों ने सेटिंग की और मारुति सुजुकी की कारें बना ली. उसके बाद सुजुकी एंड टोयोटा ने इंजन शेयर करने की बात की है, और दोनों मॉडल शेयर करती हैं. जैसे मारुति की ब्रेजा आती है और इंडिया में क्या कहते हैं टोयोटा की ग्लेंजा आती है. बस सेम टू सेम है, बस आगे की लाइटें उल्ट पुल्ट कर दी, इंजन भी सेम है, तो आपस में सेटिंग कर देती हैं कंपनियां. दे डोंट फील द नेसेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड इंडिविजुअल बेसिस. वो कहते हैं यार हम अलग अलग इंडिया में माल बेचना है, अलग अलग डिज़ाइन बनाते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे. जो भी गिवन चीज़ है, तेरी जो चीज़ है तू आ जा, मैं भी वही सेम इंजन लगा के बेचता रहता हूँ. कभी एक ही गाड़ी में फिएट के इंजन होते हैं. अब जैसे मान लो आपने करोला खरीदी, करोला में भी वो इंजन, इटियोस में भी वो इंजन, ये 3-4 कारें हैं उसमें वही इंजन, ऑल्टिस में भी वो इंजन, ऐसे करते रहती हैं कंपनियां. ठीक है, और एक दूसरे से शेयर कर लेती हैं. ठीक है, जैसे फिएट के इंजन पहले मशहूर थे, 3-4 जगह जल जाते थे. ठीक है, तो साइंटिफिक एंड ट्रेड जर्नल्स आर पब्लिश्ड, मतलब साइंटिफिक जर्नल्स एंड ट्रेड जर्नल्स छपते रहते हैं. इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर द फर्म्स ऑफ अ गिवन इंडस्ट्री टू कलेक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनियों से मिलती रहती है. ठीक है ना. उसके बाद आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. अब ये इंटीग्रेशन तो होता है मिलना, डिसइंटीग्रेशन होता है टूटना. व्हेन एनी इंडस्ट्री डेवलप्स द फर्म्स एंगेज्ड in it mutually agrees to divide the production processes among themselves. इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे मान लो मर्सिडीज़ है, पहले मर्सिडीज़ अपना सारा काम खुद करती थी. जैसे जैसे मर्सिडीज़ डेवलप होने लगी एज अ कंपनी, उसने सेंसर का ठेका किसी और को दे दिया, टायर का ठेका किसी और को दे दिया. अब अपने मेन काम पे फोकस करती है और बाकियों का ठेका इधर उधर किसी और को देती रहती है. समझ गए बात. तो डिसइंटीग्रेट हो गए ना, प्रोसेस तोड़ दिए. ठीक है, और हर एक प्रोसेस या हर एक आइटम जो स्पेशलाइज था अपनी फील्ड में उससे ले लिया. समझ गए बात. Every firm specializes in the production of a particular item concerning that industry. हर एक फर्म एक पर्टिकुलर पुर्जा उस इंडस्ट्री का बनाती है. देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन. ये 2 टाइप की डिसइंटीग्रेशन होती है, हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन एंड वर्टिकल डिसइंटीग्रेशन. Under horizontal disintegration, every firm endeavors to specialize in the production of same variety of goods. जैसे that is all woolen mills manufacturing blankets. तो जितनी भी woolen mills हैं वो सारी की सारी blankets तो बनाएंगी. ठीक है. On the other hand, under vertical disintegration, different firms in different industries specializes in different stages of production. That is, in textile industry, some firms are engaged in spinning,
सम आर इन डाइंग, सम आर इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो इससे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिसइंटीग्रेशन क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि प्रोसेसेस को तोड़ दिया जाता है, हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर कंपनी को दे देते हैं कि भाई हम अपना मेन काम पे फोकस करते हैं, तुम हमें ये सेंसर लेदर लूदर जो भी है सीटों के लिए ये तुम प्रोवाइड करा दिया करो, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना ही था, काफ़ी लंबा हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर डिटेल में बताना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा रिटर्न्स टू अ फैक्टर वर्सेस रिटर्न्स टू अ स्केल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।